हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज और रानाबाई स्कूल बागोट। तो वही आज की हमारी क्लास जो है 3 लेक्चर तो हो चुके हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। आज ये चौथा लेक्चर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हमारे चल रहा है। आज कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत वगैरह आवेश का पढ़ लिया होगा, आपने आराम से वीडियो देखा है। और इसमें जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर है ना, उनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये समझ में नहीं आए। बिल्कुल एवरेज लेवल का बंदा है ना, वो भी आराम से उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है ना। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले हमने स्तर विद्युत की परिभाषा लिख ली थी, आपको पता हो तो, है ना। अब आवेश की परिभाषा लिखो। एक आवेश की परिभाषा शायद मैंने आपको लिखवा दी थी, आवेश की चार्ज की परिभाषा मेरे हिसाब से चार्ज की परिभाषा लिखवा दी थी। अगर लिखवा दिए तो नहीं लिखना है, और अगर ये परिभाषा नहीं लिखवाई तो इसके अंदर नोट कर लेना है ना। 2 परिभाषाएं लिखेंगे हम इसकी। तो आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण, इसमें लिखो जिसके कारण, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण, इसमें लिखो जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे लिख देना, क्षमता आ जाती है। इसमें लिखो कि क्षमता आ जाती है। एक परिभाषा और इसकी लिख दो, या इसमें लिखो, या लगा के लिखो, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जो यह प्रदर्शित करता है कि, आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की, इसमें लिखो कि यानी उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। आवेश किसी वस्तु में उत्पन्न वह गुण है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। ये इसकी सेकंड परिभाषा होगी। वैसे एक परिभाषा इसकी और लिखी जा सकती है कि यानी, और एक आकर्षण प्रतिकर्षण वाला हो गया, एक ही होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला, और एक आध इसके हम ये द्रव्यमान वगैरह से संबंधित भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम के नहीं है, वो ज़्यादा मायने भी नहीं रखती है ना। वो आगे समझाऊंगा आपको ये क्या चीज़ है सारी, है ना। अब देखो 2 परिभाषाएं काफ़ी है। अब इसके नीचे लिख देना, एरो लगा के लिख देना, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भाई धनावेश, एक तो क्या होता है धनावेश, और एक होता है आपका ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, है ना। धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश होता है नेगेटिव चार्ज। ये इसके नीचे लिख देना। आप वीडियो को पॉज कर लेना, है ना, या आप जब भी उतारो वीडियो को पॉज कर लेना। देखो ये इसके नीचे लिख दो। अब इसके बाद में देखो, हाँ भाई, अब इसके बाद में देखो, अब चाहो तो जो चीज़ें हमने वो आपको मैंने यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ये समझाई थी ना, वो एंथेल्स वगैरह के कहानी, वो अगर आप चाहो तो लिखवा देते। चलो लिख लो उसको भी, है ना। तो इसके नीचे एरो लगा लो, और एरो लगा के लिखो 600 ईसा पूर्व है। एरो लगा के लिखो 600 ईसा पूर्व है। इसमें एरो लगा के लिखो कि 600 ईसा पूर्व है। यूनानी दार्शनिक 600 ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व है। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने, इसमें लिखो यूनानी दार्शनिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व है। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने, इसमें लिखो थेल्स ने यह पाया कि, इसमें लिखो थेल्स ने यह पाया कि 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि, इसमें लिखो क्या यह पाया कि जब एम्बर नामक पदार्थ, इसमें लिखो जब एम्बर नामक पदार्थ, इसमें लिखो यह पाया कि जब एम्बर नामक पदार्थ, लिखो जब एम्बर नामक पदार्थ, ये लिखने के बाद में एम्बर नामक पदार्थ लिख दो। फिर कोष्टक में लिखना है पीले रंग का रेजिनी पदार्थ, पीले रंग का रेजिनी पदार्थ था ये ना, रेजिनी पदार्थ। ये बाल्टिक सागरों को वगैरह के किनारे पाया जाता है भैया ना, ऐसा किताबों में लिखा होता है। हाँ, तो इन क्या लिखा
कि यानी 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि जब एम्बर नामक पदार्थ, जब एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाया जाता है, एम्बर नामक पदार्थ की छड़ को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाया जाता है, तो उस एम्बर की छड़ में देखो घर्षण करवाया जाता है, तो उस एम्बर की छड़ में हल्के घास फूस के तिनकों इसमें लिखो, तो उस एम्बर की छड़ में हल्के घास फूस के तिनकों और कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसमें लिखो हल्के घास फूस के तिनकों और कपास के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इतना ही लिखना है बस इसके अंदर, है ना। तो वास्तव में थेल्स ने क्या चीज़ पता लगाई थी, ये मैंने बताया था। थेल्स को ये लगता था कि केवल एक एम्बर ही ऐसा पदार्थ है पूरी धरती पर जिसमें ये विशेष प्रकार का चमत्कारिक गुण पाया जाता है ना। और थेल्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन जो भी भैया ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे यानी लिखित डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आवेश के बारे में, है ना। तो इन्हीं का नाम हो, और ये हो सकता है किसी के यानी कुछ सालों पहले हमारे इंडिया के अंदर भी आया हो दिमाग में लोगों के, है ना। भारत के जो लोग थे इनकी बजाय तो 1000 गुना विकसित थे वो। आज भी हमारे धर्म ग्रंथ है या जितने भी हमारे योगी हुए हैं, है ना, वो आज इंसान जब 1000 साल बाद में जितनी समझ पे पहुंचेगा ना, जितने ज्ञान पे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, उतना हमारे जितने भी योगी वगैरह थे ना वो 10,000 साल पहले थे, है ना। तो इस चीज़ को वो लिखना या तो ज़रूरी नहीं समझते थे या उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है ना, जो हमारी हिंदू संस्कृति रही है ना भैया, वो एक मौखिक संस्कृति रही है। मतलब हम चीज़ों को याद रखते थे, लिखने की बजाय हम याद रखना ज़्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से श्लोक बनाए थे हमने, है ना। और ये जैसे रामायण महाभारत को याद रखना हो तो उसके लिए हमने यानी श्लोक बना लिए थे, है ना। तो हो सकता है इस प्रकार की चीज़ों के बारे में यानी भारत वालों के भी दिमाग में कोई ना कोई चीज़ आई हो, लेकिन या तो उन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा इसको, और या फिर याद रखा उसको और आगे जाके भूल गए। क्यों? क्योंकि उन हमारे पूर्वजों की भविष्य की पीढ़ियाँ तो हम ही है कि नहीं। हमें 4 बार बता दे तो याद नहीं होती, फिर उनके द्वारा कही गई बात कैसे याद होगी, है कि नहीं। तो देखो, तो ये हो गया एरो। अभी एरो के बाद में नीचे एक एरो लगा लो और इसमें लिखो सन 1600 में, इसके नीचे वापस एरो लगा के लिखो सन 1600 में वापस एरो लगाओ और लिखो सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने यह पाया कि, इसमें लिखो सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने यह पाया कि, इसमें लिखो सन 1600 में विलियम गिलबर्ट ने यह पाया कि, इसमें लिखो कि यह पाया कि धरती पर पाए जाने वाले, इसमें लिखो यह पाया कि धरती पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ, इसमें लिखो धरती पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण, या इसमें ऐसे लिख लेना, इसके अंदर ऐसे लिख लेना कि यानी धरती में पाए जाने वाले, या फिर ऐसे लिखना कि यानी धरती पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। थेल्स ने क्या कहा था, एक एम्बर ही ऐसा पदार्थ है। विलियम गिलबर्ट ने कहा कि धरती के सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है। यही चीज़ लिखनी है इसके अंदर, है ना। अब इसके नीचे एक एरो लगा के लिखो, इसमें लिखो टाइको ब्रा नामक वैज्ञानिक ने इस घटना, इसमें लिखो टाइको ब्रा नामक वैज्ञानिक ने इस गुण को आवेश नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? आवेश। उसने तो उसी की भाषा में नाम दिया होगा, लेकिन हमने हिंदी ट्रांसलेट कर लिया तो वो आवेश था, है ना। टाइको ब्रा नामक वैज्ञानिक ने इस गुण को क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया। इसके नीचे वापस एरो लगा के लिख लो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वापस एरो लगा के लिखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 प्रकार का बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 प्रकार का बताया। वापस एरो लगा के लिख लेना
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को 2 प्रकार का बताया। बस अब इतना ही लिखना है। अब इसके नीचे नोट लगाओ भैया, अब इसके नीचे नोट लगाओ, नोट लगाना है इसके नीचे, है ना। और इस नोट के अंदर लिखो, नोट के अंदर लिखो, इसमें लिखो एम्बर को, नोट में लिखो एम्बर को ग्रीक भाषा में, एम्बर को ग्रीक भाषा में, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इसके आगे लिखो, इसीलिए आवेश से संबंधित घटना को, इसके अंदर लिखो इसीलिए आवेश से संबंधित घटना को, इसीलिए आवेश से संबंधित घटना को विद्युत की, आवेश से संबंधित घटना को विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें लिखो विद्युत की कहा गया। इसीलिए आवेश से संबंधित घटना को विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन कहते थे तो इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी ट्रांसलेट विद्युत की, है ना। ये लिख लो भैया। अब इसके बाद में देखो, ये हमारे मामला कंप्लीट है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि वस्तुएं आवेशित होती कैसे। तो जब भी आप 2 चीज़ों को आपस में घर्षण करवाते हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ दोबारा एक बार, क्योंकि ये बार बार हमें बताने की आवश्यकता होती है भैया, है ना। जब तक ये दिमाग में आपको ये चीज़ एकदम फिट नहीं हो जाती है जीवन भर के लिए, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रत्येक को आना चाहिए, वरना वो कभी भी विद्युत के किसी भी ब्रांच को समझ नहीं पाएगा भैया, है ना। तो जब भी हम 2 वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होती, क्योंकि हम कार्य करते हैं और कार्य करते हैं तो ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, H बराबर W/J के बराबर। और वो जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन पाकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। अब मैंने बताया था कि कौन सी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, कार्यफलन का मतलब मान लो जैसे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एक पदार्थ है और ये कोई दूसरा पदार्थ है। इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु में से बाहर निकालने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और इसको बाहर निकालने के लिए इस धातु में से चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एनर्जी उत्पन्न हुई मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो अगर इन दोनों वस्तुओं को आप आपस में घर्षण करवा रहे हो, तो कार्यफलन का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को उस धातु से या उस वस्तु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, है ना। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी अधिकता। तो जिसमें कमी होगी ना, वो वस्तु तो हो जाएगी धनावेशित। क्यों होगी भैया धनावेशित, क्यों होगी धनावेशित? ये धनावेशित कैसे हो जाएगी वस्तु, सोचो देखिए अपने दिमाग में। और ये हो जाएगी ऋणावेशित। ये धनावेशित ऋणावेशित कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है। क्या इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन इसमें भी, लेकिन इसमें जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो गए। मतलब अगर इसमें 10 प्रोटॉन होते और 10 इलेक्ट्रॉन होते, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन ही बचे। तो 9 प्रोटॉनों के आवेश ने 9 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को कैंसिल कर दिया, बचा प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा रह गया, एक्स्ट्रा तो ये धनावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गया ना। इस प्रकार आप पता लगा सकते हो। अब इसके बाद में देखो भैया आगे, अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे वस्तुएं किस प्रकार आवेशित होती है। अब एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, या कोई ऐसी वस्तु है जिसको आवेशित किया जा ही नहीं सकता? क्या ऐसी कोई वस्तु है क्या? तो आपको अच्छे से पता है कि हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक वस्तु, चाहे कोई भी ब्रह्मांड की वस्तु, है ना, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं और जिसका वास्तव में अस्तित्व है अगर, है ना, तो उस वस्तु के अंदर
परमाणु होते हैं, क्योंकि परमाणु से मिलकर परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है अगर, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे तो वस्तु आवेशित हो जाएगी, बिल्कुल उससे आवेशित। मतलब ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में ये आवेश नामक गुण पाया जाता है। अब वास्तव में ये अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे, जब पहले क्लास हुई थी हमारी, आवेश मैंने जैसे नाम लिया तब आपके दिमाग में क्या फीलिंग आ रही थी? आज सोचो क्या समझते हो आप? आवेश क्या चीज़ है वास्तव में बताओ? आवेश को समझने की भैया आवश्यकता ही नहीं है, ये शब्द है, किसी ज़्यादा कुछ नहीं है ना। वास्तव में क्या मतलब है, अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं तब उस वस्तु की जो नेचर होती है ना वो बदल जाती है, वो अपने आसपास की वस्तुओं के साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगती। ये जैसे चौक है, ये चौक अभी किसी भी प्रकार का मतलब न्यूट्रल है, एकदम उदासीन, ये अपने आसपास की किसी भी वस्तु के साथ इंटररिएक्शन करती नहीं है, मतलब ना तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। अब पास में कोई वस्तु पड़ी है तो वो भी पड़ी है, ये भी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये कमी या अधिकता हो जाएगी तो ये अपने पास वाले वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी, इसको प्रभावित करेगी। मतलब ये गुण आ गया इसके अंदर, है ना। तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ के ऊपर चिंतन करोगे ना, देखो केवल वीडियो देखने से, किताबें पढ़ने से ये चीज़ें समझ नहीं आती। इसके अंदर आपको बैठ कर चिंतन करना पड़ता है, दिमाग में सोचना पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करनी होती है। और जब इसकी फील आ जाती है ना तो वाकई में शानदार कॉन्सेप्ट है, ये पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी 12वीं अगर ये चीज़ समझ आ गई तो, है ना। तो इसे समझने का प्रयास करें। अब देखो इसके बाद में अब मैं आपसे एक जैसे नॉर्मल सा सवाल पूछता हूँ कि क्या किसी वस्तु में आवेश कम या अधिक होने पर, वस्तु में आवेश कम या अधिक होने पर उसके द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ता है? सोच के बताओ, देख द्रव्यमान में कोई प्रभाव पड़ता है? इसका द्रव्यमान कम होता है या ज़्यादा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। मतलब अगर मैं किसी वस्तु को, ये बता दूं मैं आपको, अगर मैं किसी वस्तु को धनावेशित कर दूं, क्या कर दूं भैया? धनावेशित, ये मैंने धनावेशित कर दिया। अगर मैं वस्तु को धनावेशित कर दूं तो उसके द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका जो मास है वो इंक्रीज होगा या मास डिक्रीज होगा, ये बताना आप, है ना। उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रत्येक विद्यार्थी, है ना, जो भी मैं बोलूँ वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ताकि मुझे पता चले कि एक्टिव हो आप, है ना। और इसके अलावा अगर आपका आंसर अगर गलत भी होता है तो ऐसा नहीं समझे कि हमारा आंसर गलत हो गया, जो आ रहा है आपको वो जवाब दो, है ना, बिल्कुल क्लास में बारे में। एक भैया, हाँ एक बात और बता दूं, कल मैंने ग्रुप के अंदर भी लिखा था कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया। और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं या आपके आस पड़ोस में जो भी आपके मित्र हैं उनसे करवाना, 1000 करवा दो केवल। और उसके लिए केवल और केवल 40-45 सब्सक्राइब कम पड़ रहे, वो होते हम लाइव क्लास चलाएंगे। तो उससे क्या हमारे बीच का जो मतलब जो ये गैप है वो और कम हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का जवाब दो देखें और ये कमेंट बॉक्स में लिखो। तो वे देखो क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर मैं वस्तु को धनावेशित कर दूं तो वास्तव मैंने वस्तु के साथ किया है क्या इसको धनावेशित करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी करी ना। तो जैसे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए मान लो, तो 3 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो वस्तु क्या होगी? धनावेशित। ये चीज़ तो समझ में आई। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना भैया, तो क्या हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का एक द्रव्यमान होता है? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब बाहर आए तो 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान लेके बाहर आ गए। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। शायद मैंने पहली क्लास में बता दिया था। अब देखो इसको 3 से गुणा कर लो, मतलब इतना द्रव्यमान इसका कम हो चुका है, इतना द्रव्यमान इसका कम हो चुका है। तो वस्तु हल्की हो गई। कैसी हो गई ये वस्तु? हल्की हो गई है भैया। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना? मतलब जब वस्तु धनावेशित होती है तो वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। अब ये जो द्रव्यमान है ना भैया, ये द्रव्यमान में कमी ना के बराबर होती है, एकदम यानी नेग्लिजिबल होती। हम कह सकते हैं नगण्य, कोई मायने नहीं रखता ये द्रव्यमान। अगर 1000 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए ना तो भी इसके द्रव्यमान में कुछ खास फर्क नहीं आता, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब ये द्रव्यमान में कमी ना के बराबर होती है, जिसको रियल लाइफ के अंदर काउंट करना किसी भी चीज़ में समझदारी नहीं। मतलब हमेशा हम इसको छोड़ सकते हैं, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि द्रव्यमान में ये कमी या अधिकता ना के बराबर होती है। लेकिन होती ज़रूर है भैया, होती तो है ना, चाहे पॉइंट में आए, है ना, चाहे कितने पॉइंट में हो, 20-30 जीरो के बाद में कुछ संख्या आ रही, लेकिन जीरो तो नहीं है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज़ देखो,
अगर दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे भैया, तो जैसे ये आपकी वस्तु है, इस वस्तु को मैं नेगेटिव कर दूँ चार्ज, तो मैं वस्तुओं को नेगेटिव चार्ज कैसे करूँगा ये बताओ मुझे, मतलब ऋणावेशित कैसे कर सकता हूँ मैं वस्तु को। अगर मैं इस वस्तु में कहीं से लाके इलेक्ट्रॉन डाल दूँ ना, जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दी, तो मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित। वस्तु पे ऋणावेश आ गया है। कौन सा आवेश आ गया है, ऋणावेश। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना बढ़ा, 3 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्या ये वाला चीज़ समझ में आई, इतना द्रव्यमान इसका बढ़ चुका है, मतलब वस्तु भारी हो गई है, लेकिन द्रव्यमान में ये अधिकता या कमी ना के बराबर होती है। इसको कॉपी में आगे लिखवाऊंगा थोड़ा, है ना, हम जब आवेश के गुणधर्म वगैरह पढ़ेंगे ना, उस समय इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, या चाहो तो आप यानी अभी लिख लो, चाहो तो एक काम करो, फिर आप नोट लगाओ। लास्ट हमने कहाँ ख़त्म किया था टॉपिक को, अच्छा हमने वो लिखा था क्या कि यानी एम्बर्ग वाला वो, है ना, तो उसके अंदर अगर पहले से नोट लगा तो दूसरा पॉइंट लगा लेना उसमें, और वरना दोबारा से नोट लगा लेना है ना, बीच में अगर कुछ अगर लाइन वगैरह आ गई है तो आपको एक और नोट लगा लेना है इसमें। तो इसके अंदर लिखो, दूसरा पॉइंट दूसरा लिख लो, पहला तो पहला लिख लो, अपने हिसाब से लिख लो आप, है ना। इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो जब वस्तु, इसमें लिखो जब वस्तु, इस पॉइंट में लिखो जब वस्तु, इसमें लिखो कि जब वस्तु धनावेशित होती है, इसमें लिखो जब वस्तु धनावेशित होती है, इसमें लिखो, इसके अंदर लिखो जब वस्तु धनावेशित होती है, तो इसका अर्थ है, इसमें लिखो तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसके अंदर लिखो तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसमें लिखो तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसमें लिखो क्या ने, इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो इस पॉइंट में क्या लिखा था कि जब वस्तु धनावेशित होती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो क्या इसका मतलब आप समझ गया, है ना। तो इसके अंदर लिखो, देखो अब मैं कहूँ वस्तु पर धनावेश आया कितना, आवेश को क्यू से बताते हैं भैया, किससे बताते हैं, क्यू से बताते हैं। अब जैसे इसको बिल्कुल एकदम मामूली सी चीज़ है ना, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं, मैंने इस वस्तु को धनावेशित करा, अगर मैं इसको धनावेशित कर दूँ तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मान लो निकाल लिए मैंने, और फॉर एग्जाम्पल, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ली, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। मैं पूछता हूँ इस वस्तु पे आवेश आया कितना, कितना आवेश आया इसके ऊपर, सोचो अपने दिमाग के अंदर। भाई ये मैंने 11वीं क्लास के अंदर भी आपको इस चीज़ के ऊपर यानी काफ़ी सारा ज्ञान दिया था, है ना। किताबों के अंदर भी आपने इन चीज़ों के अंदर पढ़ा होगा कि फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, भौतिकी मापन का विज्ञान है। अगर हम किसी चीज़ को माप नहीं सकते तो उसको फिजिक्स में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने ये भी समझ लिया कि आवेश वास्तव में चीज़ क्या है, लेकिन हमें इसको मेजर करना आना चाहिए कि अगर वस्तु धनावेशित हुई है, वस्तु पे धनावेश आया है तो कितना आया है ना, उसको हम तोले कैसे, और इसके लिए फिजिक्स में हम क्या शब्द काम में लेते हैं, मापना, है ना, मेजर करना। तो हम इस चीज़ को कैसे मापें कि आवेश कितना आया है, तो ये मापना आसान है। देखो देखिए, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वस्तु हुई धनावेशित, तो बताओ कितना आवेश आया इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो आवेश आया उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आवेश को किससे बताते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, ये प्रतीक है। सोचो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, बराबर, लेकिन प्रकृति में कैसा होता है, विपरीत। तो इस वस्तु में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो बताओ कितना आवेश आया। तो 2 और प्रोटॉन पे आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 मात्रक कूलाम। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई, तो कितना हुआ, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये पहले लेक्चर में बता दी थी ये संख्या मैंने आपको, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आ गया इस वस्तु पर आवेश। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई। लेकिन हम यहाँ पर हमेशा ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, इस संख्या को बताते हैं ई से। किसे बताते हैं, ई से। और मान लो n इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 ही थोड़ी निकालेंगे, कितने भी हो सकते हैं,
हजारों करोड़ों की संख्या में होते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं n, q बराबर n, और यहाँ इसकी जगह लिख देते हैं e, तो q बराबर n e नहीं हो गया है क्या? सोचो देखिए, q बराबर n e। मतलब अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से बाहर निकाल दिए, तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना, तो जितने प्रोटॉन ज़्यादा हुए उसके बराबर ही आवेश आया। तो 2 × 1 प्रोटॉन का आवेश 1.6×10⁻19, इस 1.6×10⁻19 को e से बताते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो हम n निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4, 5, 6 n निकाल सकते हैं, तो n हो जाएगा n × ये आवेश। क्यों? क्योंकि वस्तु चाहे ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, ये संख्या तो सेम ही रहेगी, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो चाहे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ये संख्या सेम ही रहेगी। ये चीज़ समझ आई ना? तो कितना हुआ? q बराबर n e। अगर हम इसको और बढ़िया करना चाहें तो हमेशा लिख देंगे q बराबर ±n e, ±n e लिख देंगे, q बराबर ±n e। n क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, ये जो आपने लाइन लिखी थी ना आपने कि जब वस्तु धनावेशित होती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। इसके साथ ही एक चीज़ चाहो तो आप और लिख लो, उसी के आगे लिख लो, या उसके चाहो तो उसके यानी जस्ट नीचे लिख लो, उसमें लिख लो, उसमें लिखो यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, लिखो यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो इसमें लिखो, तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। अब देखो नीचे लिख दो q बराबर ±n, ये फॉर्मूला लगा के ये n लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट बना देना है ना, ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। और ये नीचे लिख देना n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखो E बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये E की वैल्यू हो गई। ये भी इसके नीचे लिख देना, ये भी याद रखना है, ये इतना लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब देखो भाई इसके बाद में, अब आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ मैं, ये जो n है ना n, ये n फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? यानी मतलब फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न में हो सकता है क्या? वैसे ये भिन्न के अंदर हो सकता है क्या? ये बताओ मुझे, n ये n भिन्न में हो सकता है क्या? भिन्न मतलब बटा में, पॉइंट में, जो भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। किसी ने आधे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है क्या? कि आधा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, आधा कहीं बाहर था, फिर वो आधा आया, दोनों मिले, परमाणु की प्रक्रिया मकरी। ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी पाया जाता है तो पूरा पाया जाता है, वरना पाया ही नहीं जाता है। ये चीज़ समझ आई ना? आपकी तरह नहीं आधा अधूरा पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर पाया जाएगा तो पूरा, वरना नहीं। मतलब n भिन्न में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा, पूरा, पाव, डेढ़ पाव हो नहीं सकता। अब देखो इसके बाद में आगे, अब नोट में अगर ये दूसरा पॉइंट था तो इससे अगला पॉइंट लिखना, नोट में लिखना है ना। एक पॉइंट और लिख लो, आपकी मर्जी हो तो। उस पॉइंट के अंदर लिखो, उस पॉइंट के अंदर लिखो, इसमें यदि, इस पॉइंट में लिखो यदि, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसमें लिखो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसमें लिखो तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, इसमें लिखो और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो इसके अंदर क्या लिखना है कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। इसके आगे लिखो तथा,
इसके आगे लिखो तथा ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ अधिक हो जाता है। इसके आगे लिखो तथा ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ अधिक हो जाता है। इसके आगे लिखो तथा ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान कुछ अधिक हो जाता है। अब देखो वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा? वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन आपको खुद को बताना है। जैसे अभी फॉर्मूला बनाया था ना, वैसे ही फॉर्मूला बनाएंगे इसका भी। कितना परिवर्तन होगा सोचो, देखिए सोच के बताओ, वस्तु के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा? अगर आप भैया ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे ये आपकी वस्तु है, इस वस्तु में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो वस्तु धनावेशित हुई ना, तो इसका द्रव्यमान कम हुआ या ज़्यादा? इसका द्रव्यमान कम हुआ। अगर द्रव्यमान कम हुआ तो कितना कम हुआ? द्रव्यमान? तो द्रव्यमान कम हुआ 2 गुणा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। इसको भैया क्या कहते हैं? ME कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो क्या लिखोगे इसका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा M बराबर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू हो जाएगा ME। और ये हमेशा यहाँ पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया जाता है ना, उसका मतलब द्रव्यमान कम या ज़्यादा हुआ है, जबकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। भैया इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, कभी भी द्रव्यमान ऋणात्मक होता नहीं है। कभी किसी ने किसी तबेले में -2 भैंस देखी है क्या? -2 भैंस है ना, ऐसा होता नहीं। मतलब हमेशा द्रव्यमान क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर लिख लेना। ME क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वो कितना? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। क्या ये वाली चीज़ समझ आई आपके? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। डेल्टा M बराबर NME। अब देखो इसके बाद वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना भैया, वस्तु अगर ऋणावेशित होगी ना, तब तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा, और अगर वस्तु धनावेशित होगी तो उसका द्रव्यमान कम होगा। फॉर्मूला यही काम आएगा हमेशा। आप ये सोच लो कि मतलब यानी प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। आप अगर ऐसा सोच लेते हो, इसको देखो एक बार ध्यान से देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। लेकिन इसका द्रव्यमान आपको प्रोटॉन के आधार पर काउंट नहीं करना है कभी भी, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुआ है। आवेश में परिवर्तन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप दोनों काम में ले सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखो आप एक चीज़ कि चाहे आवेश पूछे चाहे द्रव्यमान पूछे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही इसके लिए जिम्मेदार है। प्रोटॉन का इसमें कोई भी किसी प्रकार का रोल होता नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही इसके लिए पूरा जिम्मेदार होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए ना, तो उससे आप काउंट मत कर लेना। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, इससे और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना आप, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकले मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, उसका द्रव्यमान कम हो गया। 2 अगर उसमें आ गए तो वस्तु ऋणावेशित, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो गया। बस इतनी कहानी है इसकी। तो अब देखो इसके बाद में इसको नीचे नोट कर लेना। अब देखो भैया, अब इसके अंदर देखो, जैसे आप कि एक जैसे वो एक आपको प्रयोग वगैरह बताया था मैंने कि आवेश 2 प्रकार का होता है, वो आपको लिखवाएं क्या? वैसे देखो एनसीईआरटी में सेपरेट रूप से तो है नहीं। एक काम करो, चलो लिख लो, है ना, हो सकता है कहीं पे पूछ ले कर ले, क्वेश्चन बना के लिख लो। क्वेश्चन लिखो, सिद्ध करो कि, या ऐसे लिख लेना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि आवेश 2 प्रकार का होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि आवेश 2 प्रकार का होता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि आवेश 2 प्रकार का होता है। इसमें देखो, इसके अंदर लिखो, इसके आंसर में लिखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के अनुसार, ऐसे लिख लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के अनुसार ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के
प्रयोग के अनुसार ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है ना। आवेश दो प्रकार का होता है। अब देखो भैया, इसमें लिखो पहले स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट लिख लो, 3 स्थितियाँ बनाएंगे, वो मैंने समझाई थी आपको। स्थिति फर्स्ट है ना। स्थिति फर्स्ट के अंदर देखो पहले चित्र बना लेते हैं। तो इसके अंदर ये चित्र बना लेना। ये चित्र बना लो। ये कांच की छड़ें हैं। कांच की छड़ें, और इन दोनों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ये चित्र बना लो पहले। स्थिति फर्स्ट लिख के चित्र बनाओ ये पहले, उसके बाद में 2-3 लाइन थ्योरी लिखेंगे। 3 स्थिति पढ़ेंगे केवल। वीडियो को पॉज करके बना लेना, समय खराब नहीं करना है। अब देखो इसके बाद में, इसके नीचे लिखो, चित्र बनाने के बाद इसके नीचे लिखो, इसमें लिखो चित्रानुसार। इसके नीचे लिखो चित्रानुसार। चित्रानुसार, चित्रानुसार कांच की, लिखो चित्रानुसार कांच की, लिखो चित्रानुसार कांच की, चित्रानुसार कांच की दो छड़ों को, कांच की दो छड़ों को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाकर, चित्रानुसार दो कांच की छड़ों को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाकर, ऊन के कपड़े से घर्षण करवाकर एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से लटका देते हैं। इसमें लिखो चित्रानुसार दो कांच की छड़ों को ऊन के कपड़े से घर्षण करवाकर एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से सावधानतापूर्वक लटका देते हैं। लचीली डोरी की सहायता से सावधानतापूर्वक लटका देते हैं। लचीली डोरी की सहायता से सावधानतापूर्वक लटका देते हैं। इसमें लिखो लटका देते हैं, तथा इसके आगे लिखो तथा, इसमें लिखो तथा दूसरी कांच की छड़ को जब उस छड़ के पास में लेकर जाते हैं। इसमें लिखो तथा, इसमें लिखो तथा, इसमें लिखो तथा दूसरी कांच की छड़ को, इसमें लिखो तथा दूसरी कांच की छड़ को जब प्रथम छड़ के पास में लेकर जाते हैं। इसमें लिखो जब प्रथम छड़ के, इसमें लिखो जब प्रथम छड़ के पास में लेकर जाते हैं तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब लिखो भैया स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड लिखो इसके जस्ट नीचे। स्थिति सेकंड के अंदर यही चित्र दोबारा बना लो। कांच की जगह लिख देना अबुनस। अबुनस की छड़े, अबुनस है ना, अबुनस की छड़े। अबुनस की छड़े। अबुनस की छड़े। इसके नीचे भी प्रतिकर्षण लिखना है। एक काम करो, चाहो तो वो जो स्थिति फर्स्ट वाला जो चित्र था ना, उन दोनों छड़ों के अंदर आवेश बता देना। उन दोनों छड़ों में प्लस वाला आवेश बता देना और इन दोनों में माइनस बता देना। स्थिति फर्स्ट वाले में बताना है प्लस वाला है ना, और यहाँ माइनस बता देना। ये चित्र बना लो, फटाफट बनाओ। देखे वीडियो को पॉज कर लिया करो, है ना, ताकि क्लास की तरह इंतजार नहीं करना पड़े। अब देखो भैया, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो अब, इसके नीचे लिखो अब दो अबुनस की छड़ों को, इसके नीचे लिखो अब दो अबुनस की छड़ों को, इसके नीचे लिखो अब दो अबुनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से
बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर, इसमें लिखो अब, इसमें लिखो अब, दो अबुनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर, इसमें लिखो बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर, इसमें लिखो अब, दो अबुनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर, इसमें लिखो बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर, इसमें लिखो बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से, एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। अब लिखो स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। इसमें लिखो अब दो अबुनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर एक छड़ को किसी लचीली डोरी की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तथा, इसके आगे लिखो तथा, इसमें लिखो तथा दूसरे छड़ को प्रथम छड़ के पास लेकर जाते हैं। इसमें लिखो तथा, इसमें लिखो तथा दूसरे छड़ को प्रथम छड़ के पास में लेकर जाते हैं। इसमें लिखो तथा दूसरे छड़ को प्रथम छड़ के पास में लेकर जाते हैं। इसमें लिखो दूसरे छड़ को प्रथम छड़ के पास में, इसमें लिखो पास में लेकर जाते हैं तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों छड़ों के मध्य क्या होता है भैया? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बस अब लिखो स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड, इसके जस्ट नीचे लिख दो स्थिति थर्ड लिख दो। स्थिति थर्ड के अंदर ये चित्र बना लो दोबारा, सेम ही चित्र है, थोड़ा सा चेंज करना है। अब की बार होगा भैया आकर्षण, और ये तो है कांच की छड़, और ये है आबूनस की छड़। चित्र बना लो नीचे, वीडियो को पॉज कर लो, चित्र बना लो, देखिए फटाफट कॉपी में नोट करो। चित्र बना लो भैया। अब इसके नीचे लिखो, इसमें इसके अंदर अब इसके नीचे लिखो, इसमें लिखो अब, इसके नीचे लिखो अब कांच की एक छड़ को सतर्कतापूर्वक लटकाकर अबुनस की छड़ को, इसमें लिखो अब, इसके अंदर लिखो अब कांच की छड़ को, इसके अंदर लिखो अब कांच की छड़ को सतर्कतापूर्वक लटकाकर अबुनस की छड़ को इसके समीप ले जाते हैं, इसमें लिखो इसके समीप ले जाते हैं तो दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है। तो दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है। इसके अंदर लिखो अब कांच की छड़ को सतर्कतापूर्वक लटकाकर जब अबुनस की छड़ को उसके पास ले जाते हैं तो दोनों छड़ों के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ये तीन स्थिति कंप्लीट है। अब इसके नीचे वाले लाइन में लिखना है, इसके नीचे वाले लाइन में लिखो तीनों स्थितियों से ये स्पष्ट होता है कि, इसमें लिखो कि इन तीनों स्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि, इसमें लिखो तीनों स्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। तीनों स्थितियों से ये स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार का होता है, क्योंकि इसके नीचे लिखो क्योंकि आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों गुण तभी प्रदर्शित होंगे, लिखो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों गुण तभी प्रदर्शित होंगे जब आवेश दो प्रकार का हो। इसमें लिखो जब आवेश दो प्रकार का हो, आवेश दो प्रकार का हो। तो ये आपने उतार लिया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में यानी इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। और आवेश के जो मात्रक वगैरह है ना, वो हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब आपको एक काम करना भी है, पहले वीडियो के बीच में मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। ये इसलिए ज़रूरी नहीं है, इन सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो हम वीडियो को लाइव चला सकेंगे, है ना। मतलब आप हाथों हाथ बैठ के उसके अंदर, मतलब आपके जैसे सामने, मतलब हमारे बीच में जो दूरी है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। हाथों हाथ आप यानी कमेंट कर सकते हो, हम यानी एक मोबाइल के अंदर दूसरे के अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे फायदे, लाइव का मतलब जानते हो आप क्या होता है ना। तो आपके घर में जितने भी फ़ोन है, चाहे आपके मित्र है, डाणी में कोई भी है ना, 1000 करवा दो बस। तो आप इतने स्टूडेंट हो यार, 5 मिनट का काम है 1000 करवाना, है ना। तो बाकी काम कल की क्लास। धन्यवाद।